हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और उसी कड़ी में हम फिजिक्स का क्वेश्चन हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हम आज जो हम बात करेंगे उसका पार्ट 3 बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आप उसको देख सकते हैं इसी चैनल पे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक हम डिस्कस कर चुके थे। 23 तक डिस्कस कर चुके थे। हम आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 35 क्वेश्चन तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। देखिए, अब ये क्वेश्चन ये है इस सदी की शुरुआत। ये क्वेश्चन 45 बीपीएससी प्रीलिम्स 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली वो 1901 से लेके 2000 की सदी की बात कर रहा है। वो 20वीं सदी 20वीं 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था बताइए? राइट ब्रदर्स ने किया था। और इस सदी की शुरुआत के कहने के पीछे का ये कारण है कि राइट ब्रदर्स जो है, जो आविष्कार किया था हवाई जहाज का, वो 1903 ईस्वी में किया था। क्योंकि अब कोई भी शताब्दी 1901 से शुरुआत होगी, 1801 से स्टार्ट होगी, 1701 से होगी या 2001 से होगी। तो इसलिए कह रहा है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था। कौन? राइट ब्रदर्स ने। एक्चुअली उसका नाम क्या था? ऑरविल राइट और विरविल राइट। ऑरविल ऑरविल राइट और विल्वर राइट। ठीक है, तो ऑरविल राइट और विल्वर राइट। ठीक है, तो इस राइट ब्रदर्स ने खोज किया था। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस वाइज। ऑप्शन में जो है हम उसके बारे में भी कोशिश करेंगे उन्होंने क्या चीज़ का आविष्कार किया था। और ये हम इसीलिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप एलिमिनेशन टेक्निक से इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो मिलेंगी। ओके, तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो है वो स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? वो स्टीम इंजन का वो आविष्कार किया था। कौन? जेम्स वाट। और मैं पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया था। तो रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था? स्टीफेंसन ने किया था। ओके, तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था और स्टीफेंसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन की बात करेंगे हम्फ्री डेवी की। तो हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? वो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है वॉन ब्राउन। तो वॉन ब्राउन जो है ये इसको कहा था फादर ऑफ जर्मन रॉकेट साइंस का पिता कहा था। ठीक है, तो जर्मन रॉकेट साइंस का ये पिता वॉन ब्राउन को कहा था, क्योंकि ये ठीक है ना, ये कहा था कि ये रॉकेट जो है V2 रॉकेट का पहली बार ये आविष्कार किया था। ठीक है, तो जनरली कह सकते जर्मन रॉकेट साइंस का ये फादर कहा जाता है। कौन? वॉन ब्राउन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? देखिए, एक माइक्रोन जो होता है जनरली, अगर आप मीटर में पहले कोशिश करिए, एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁶ मीटर होता है। लेकिन इस सवाल में ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस सवाल में दिया है मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर। तो अगर आपको एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर अगर आपको याद है, तो इसको आराम से अब मीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर नहीं 1000 से गुना कर सकते हैं, यानी 10 टू द पावर 3 से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि -6 + 3 8 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और जब 10⁻³ मिलीमीटर होगा तो वो 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में आता है तो वो नीचे आ जाता है, तो क्या होगा? 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1/1000
मिलीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना कि 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब उसको उस मीटर को आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिलीमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो आ जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर। ओके, ठीक है। हम इसका एक एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। बीपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसका बहुत ही फेवरेट टॉपिक क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ता है कि इसको कहा जाता है कि सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। 10 का जो अलग अलग पावर होता है उसका क्या क्या संकेत होता है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल दूंगा। 10⁻⁻1 को क्या कहा जाता है? डेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो डेसी कहा जाता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि 1 डेसी मीटर में, ठीक है, कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 को डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, अब उसमें सेंटीमीटर लगा दी, -3 तो मिलीमीटर, -6 माइक्रो या माइक्रोन, 10⁻⁻9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा? नैनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 को एक नैनोमीटर में क्या होगा? 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। फिर 10⁻⁻12 ये क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा पीको, यानी एक पिकोमीटर में क्या होगा? 10⁻⁻12 मीटर होगा। 10⁻⁻15 यह पूछा भी गया था क्वेश्चन जस्ट 67 बीपीएससी में, इसको कहा जाता है फेमटो। क्या कहा जाता है? वो फेमटो। और 10⁻18 को कहा जाता है क्या? ये एटो। तो हम सबसे पहले माइनस की बात कर लिए। 10⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी, 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो या माइक्रोन, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पीको, 10⁻15 फेमटो और 10⁻18 एटो, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। ओके ओके। अब हम प्लस पावर की हम बात कर लेते हैं। अगर हम प्लस पावर की बात करेंगे, 10⁻1 अगर बोलेंगे डेका, 10⁻1 को तो अगर बोलेंगे 1 डेकामीटर में, ठीक है, 1 डेकामीटर में कितने मीटर? 10⁻1 नहीं, 10 मीटर। 1 हेक्टो में 10⁻2, 10⁻3 किलो यानी किलोमीटर लगा दिए, 10⁻3 मीटर। मेगा 10⁻6, मेगा क्या होगा? 10⁻6, ठीक है। और 10⁻9 कितना हो जाएगा? वो गीगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गीगा। और 10⁻12 क्या हो जाएगा? वो टेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो टेरा। और 10⁻15 क्या हो जाएगा? वो पेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पेटा। और 10⁻18 क्या हो जाएगा? वो एक्सा हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। ओके, तो आप इसको अब इसका मतलब है ना कि सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10 से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? अब देखिए बीपीएससी यह भी क्वेश्चंस पूछ रही है कन्वर्जन्स का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 104 डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन अब इस सवाल को आप करने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि इसका कन्वर्जन फार्मूला क्या है, ठीक है। तो इसमें हम 2 3 4 एक ही साथ बता देंगे, ठीक है, उसमें आपको। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है F-32/9 बराबर C/5। तो ये फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। F-32/9 = C/5 अगर कर सकते हैं तो आराम से यही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ दिया हुआ, अगर इसमें आप पुट कर दीजिएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, इसमें एक और स्केल आता है क्या? आप किसी भी स्केल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे F-32/9 = C/100 लिख दीजिए, इसको 180 लिख दीजिए। ओके, इसको 180 लिख दीजिए। एक रोमर स्केल होता है, तो R/80 कर दीजिए,
एक होता है केल्विन स्केल, तो K माइनस 273 बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, आप अगर ये फॉर्मूला पता है तो किसी को भी किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो F माइनस 32 बटा 180 इज इक्वल टू C बटा 100 इज इक्वल टू रोमर स्केल में R माइनस 0 बटा 80 होता है, R बटा 80, और केल्विन स्केल K माइनस 273 बटा 100। ओके, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन को अगर सेल्सियस बदलना तो क्या हो, अगर सेल्सियस को अगर केल्विन को सेल्सियस बदलना तो क्या हो, K माइनस 273 कर दीजिए, या तो केल्विन बार क्या हो जाएगा बताइए, C प्लस 273 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी कन्वर्जन को याद रख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब बीपीएससी कन्वर्जन यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिग्री को फ़ारेनहाइट में, या कल केल्विन में भी पूछा जा सकता है, या रोमर स्केल में भी पूछा जा सकता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, या क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी का ये सिद्धांत है क्या कि क्रोमेटोग्राफी ये कहता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस जो होता है उसका डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पावर होता है। सही बात है, अगर आप देखिएगा ना कि सूती कपड़ा का अलग है, पॉलिस्टर का अलग है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस क्या होता है, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पावर होता है, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पावर होता है कोई भी कलर को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का अलग अलग होता है। मान लीजिए ये अलग सब्सटेंस है, ये मान लीजिए ये सब्सटेंस है, इसका अलग एब्जॉर्प्शन पावर है। ओके, इसका अलग एब्जॉर्प्शन पावर है, तो इसी सिद्धांत पे ये काम करता है कि अलग अलग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। ठीक है ना, तो वो किस, अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या कि इस किस सिद्धांत पे काम कर सकता है, तो आप कह सकते हैं डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पावर होता है अलग अलग, तो उसी सिद्धांत पे क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। ओके, तो उसी सिद्धांत, उसीलिए उसका नाम है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, ऐसे भी क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। ये क्या है, सेपरेशन टेक्निक्स है। ओके, ठीक है, इसमें रंगीन पदार्थों की पहचान करने में नहीं, जनरली ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं। तो हम कुछ और सेपरेशन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि बीपीएससी में सेपरेशन टेक्निक्स से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये समझना है। तो मैं शॉर्ट्स में ये मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें एक टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये, क्रिस्टलाइजेशन, इसको रवाकरण भी बोलते हैं। ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक सॉलिड अगर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व है, ठीक है, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सॉलिड। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सॉलिड मिक्सचर जो है, अगर उसमें से किसी सॉल्वेंट में उसको घुला दिया जाए तब जाके उसको हम अलग करते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं, स्टार्च प्लस सॉल्ट को, स्टार्च प्लस सॉल्ट को, इसको क्या करते हैं, इसको आप इथाइल अल्कोहल में इसको घुलाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। एक आप नेक्स्ट टेक्निक देख सकते हैं क्या, डिस्टिलेशंस। क्या देख सकते हैं, इसको आसबन भी बोलते हैं, डिस्टिलेशन, यह भी सेपरेशन टेक्निक ही। अगर ये क्वेश्चन डिस्टिलेशन की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है, वही अलग करने में। ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्या होगा कि अगर दो लिक्विड, टू लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर अधिक हो, क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यानी क्वथनांक का अंतर अगर अधिक हो, तब क्या करते हैं वो, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। किस प्रोसेस का यूज करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं जब दो लिक्विड का क्वथनांक या दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर अधिक हो, तब क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, वेपोराइजेशन भी करते हैं प्लस कॉन्डेंसेशन भी करते हैं। पहले वेपोराइजेशन फिर कॉन्डेंसेशन भी करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक्स की हम बात कर लेंगे, जो सबसे इजी है सब्लिमेशन। ठीक है,
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपको हम बताए ही थे। सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर कोई एक सब्सटेंस सब्लिमेट होना चाहिए, ठीक है ना, वो डायरेक्टली सॉलिड जैसे गर्म करेंगे वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो गैस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या गैस से सॉलिड में आ जाना चाहिए, तब जाके उसमें कोई एक सब्सटेंस, तब जाकर हम सब्लिमेशन प्रोसेस का हम यूज करेंगे। इसका एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, इन सभी अगर ये किसी और के साथ ये मिक्सअप है, इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से ही हम सेपरेट करते हैं। यह भी एक सेपरेशन टेक्निक्स हैं। अब नेक्स्ट हम सेपरेशन टेक्निक की बात करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको बोलते हैं क्या, आंशिक आसवन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाम है फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम लोग डिस्टिलेशन में क्या देखे थे, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, आसवन प्रोसेस में देखे जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अधिक हो। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो लिक्विड का जो है आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम हो, लेस हो, तब उसको अलग करने के लिए क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कच्चा तेल है, पेट्रोलियम, अगर जो हम इराक से मंगाते हैं, अभी तो रशिया से ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जिससे कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उसी से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, कोल्टार निकलता है। तो इन सभी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। एक बार फिर से देख लिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अधिक हो तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, और जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर आपको कम हो, लो हो, तब क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब हम एक बात कर लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। किसका बात कर लेते हैं, ये स्टीम डिस्टिलेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बनिक मिक्सर, अगर जो जो भी कोई कार्बोनिक मिक्सर जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल हो, वाटर में अघुलनशील हो, जो वाटर में नहीं घुलता हो, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तब हम कैसे अलग करेंगे उसको, स्टीम के साथ उसको भाप बना देंगे, वाष्प बना देंगे। ठीक है ना, तो और इसमें क्या होता है कि जैसे उसको बॉइलिंग पॉइंट के साथ गर्म करते हैं, ये डिकम्पोज कर जाते हैं। नाम है कार्बनिक मिक्सचर, ये क्या कर जाएंगे, ये डिकम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में होगा एसीटोन। अगर एसीटोन को आप हथेली पे रखिएगा तो क्या होगा, आपको ठंडक देगा, वो वाष्प बन जाएगा। जैसे मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से आप यूज कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक की बात किए। कौन कौन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लोलक की कालावधि, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है ना, ऑफ सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कह रहा है क्या कि किस पे निर्भर करती है। ठीक है, अब देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इजकल टू क्या होता है, इसको होता है 2π√L/G। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√L/G। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √L। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ओके, अब देखिए 2π क्या है, कांस्टेंट है, जी भी क्या है, कांस्टेंट है आपका, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, वो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि इसके फॉर्मूला में 2π√L/G। ओके, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए कोई झूला है, मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है, अगर इस झूला पे कोई लड़की या कोई पर्सन्स बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वो झूला पे झूलती हुई लड़की वो खड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, वो खड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ पहले यहाँ बैठा होता है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बीच में चला जाएगा, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगी। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, घट जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
और जैसे कोई चीज टाइम पीरियड कम होगा तो झूला क्या होगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करेंगे। हाँ, करे बल, हाँ, बल गुणनफल है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम पढ़े हैं कि क्या, कि F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपको, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, तो आप एक चीज क्या कर सकते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जो कि उसी डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ओके, एक इसमें क्वेश्चन ये होता है कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स न्यूटन के किस लॉ से पता चलता है। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। डिफिनीशन ऑफ फोर्स जो है, डिफिनीशन ऑफ फोर्स न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है। ठीक है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो गैलीलाई का नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, ठीक, तो ये हो गया आपको बल क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का जो गति का जो नियम था वो 3 नियम था। पहला रिलेशनशिप क्या था, v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू क्या था, u प्लस ए टी। दूसरा क्या था बताइए, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या था वो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और तीसरा क्या था कि v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो अब यहां से v इजकल टू यू प्लस ए टी से क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वांटिटीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सदिश राशि किसको सबसे बोलते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं कि माने कि ऐसा क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन बोलते हैं। फोर्स, ठीक है, क्या हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है। ओके, अगर हम अब बात कर लेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी की। अब हम बात किसकी करेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, आपको आयतन है, वॉल्यूम, क्या है ये, वॉल्यूम। इसमें कुछ चीज और याद रख लीजिएगा कि स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जिसमें सिर्फ, जिसको डिस्क्राइब करने की सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे आपको हो गया मास, द्रव्यमान हो गया, स्पीड चाल हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी वर्क एनर्जी, टाइम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर, सबसे जो कंफ्यूजन होता है प्रेशर में। तो जो आपको दाब है ना, वो अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इवन कि टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी। कंफ्यूजन होगा क्या, प्रेशर में, टेम्परेचर में, और करंट, करंट भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, आपको मास हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, वर्क, एनर्जी। ठीक है, ये सब याद रखिए, क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले हमको कुछ समझे कि संवेग क्या होता है। ठीक है, तो संवेग बोलते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम बराबर संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। कह रहे संवेग और वेग के, वेग का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात। तो संवेग और वेग का, संवेग क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, और वेग बटा वेग,
तो एम भी बटा भी, तो भी कट गया, तो क्या बच गया, एम बच गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, और उसको एम बी बटा वी करेंगे तो भी कट के मास बच जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि करें 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब करें सिंपल बात है, क्या होगा, ये 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन इजी क्वेश्चन से बात नहीं है, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप कहिएगा इसमें क्वेश्चन सीखने लायक है तो बहुत आपको इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था 45 यूपीएससी में, लेकिन आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि हेक्टो डेका मीटर इस तरह से, तब क्या कर सकते हैं, एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, कह डम डसम, कह डम डसम, कैसे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर आपको इधर से इधर जाइएगा ना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर n से क्या करना पड़ेगा। अगर आपको किलो को मीटर में चेंज करना है तो 1 2 3, तो 1000 से गुना करें। अगर किलो को आपको हेक्टो में चेंज करना है तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 की पावर, और जब आप यानी कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा 10 की पावर n से गुना करेंगे, और राइट से लेफ्ट जाइएगा तो 10 की पावर n से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज याद रखिएगा कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर क्यों हुआ। देखो हेक्टो को अगर मीटर में करेंगे तो 1 2, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो बच जाएगा। अब देखिए डेका मीटर, ठीक है, अब देखिए 1 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, 10 मीटर होंगे। 1 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, 10 मीटर होंगे। इसको सेंटीमीटर चेंज करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 1 2, तो इसका मतलब 1 2, तो दूसरे पोजीशन पे है तो इसका मतलब 100 से। अगर उन्हें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर। ओके, कितने मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर। 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1 पिकोग्राम, ठीक है, कितने के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। देखिए ये बहुत इजी है, 10 पावर माइनस 12 ग्राम। अभी हम जस्ट, ठीक है ना, बहुत सारे पावर को हम देखे थे। ठीक है, तो ठीक है, तो उसको उस पर हम नहीं जाएंगे। तो 1 पिकोग्राम में कितना होगा, 10 का पावर माइनस 12 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब यहीं पे पिको ग्राम की जगह मीटर लिख देगा, 10 पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 10 का पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये बात कर लेते हैं 10 का पावर माइनस 6 क्या कहते हैं, ठीक है, इसको माइक्रोमीटर बोल देंगे। -9 को क्या बोल देंगे, नैनो बोल देंगे। ठीक है, -15 को अगर मीटर में रहेगा तो क्या बोल देंगे, फेमटो बोल देंगे। ओके, अच्छा एक -9 अगर एक हम मीटर की हम बात कर लेते हैं, नैनो नैनो ये जनरली क्या होता है ना, जैसे कि किसी का छोटे छोटी चीज़ों का जो आपको उसका साइज का पता करना होगा तो नैनोमीटर में एक 10 का पावर -10 होता है। ठीक है, मीटर तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, 10 का पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम वेवलेंथ को नापते हैं। किस में नापते हैं, तो ठीक है, वेवलेंथ को नापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 पिकोग्राम या पिकोमीटर में क्या होगा, 10 का पावर -9 हो, 10 का पावर -12 होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 10 का पावर -12 होते हैं। ओके, और इस डिस्कशन का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, ठीक है, कह रहा है शून्य कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट और लग सकता है, लेकिन आप उसको मैं इसका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। एक टॉपिक आप फिजिक्स में है कि ग्रेविटेशन का एक्चुअली क्वेश्चन है ये, कि वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इन ए लिफ्ट। ओके, तो वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट में पिंड का भार। तो कहता है क्या है कि एक सिचुएशन होता है क्या, अगर आपका लिफ्ट स्टेशनरी है यानी कि लिफ्ट स्थिर है, क्या आपको वो स्टेशनरी है, या देखिए अगर ये स्टेशनरी होगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या तो वो ऊपर जा रहा है या तो वो नीचे जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात करना चाह रहे हैं, या तो वो स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि पढ़े हैं ना,
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी में, वेलोसिटी के चेंज के रेट को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी उससे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या स्टेशनरी हो, तब क्या होता है, उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो क्या होता है, ट्रू वेट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि r माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि मास इंटू एक्सलेशन, क्योंकि इस पे एक्सलेशन लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स जीरो। अब r माइनस एम जी कैसे आ गया, आप कहिएगा कि ये कहाँ से ला दिए। देखिए, मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, आप ही खड़े हैं, नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो एम जी लगेगा। मान लीजिए आपका मास कितना है, एम है, और जिस पे आप खड़े हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ तो रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा ना, तो वो हो जाएगा आर, ठीक है। क्या लग जाएगा, आर। और आप अब ऊपर या नीचे कांस्टेंट वैल्यू जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो अब मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन में मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, या एक इस पे क्या होगा कि जब एक्सेलरेशन ही जीरो, तो क्या होगा, आर बराबर एम जी हो जाएगा, या आर माइनस एम जी बराबर एम ए, एम यानी कि एम इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर एम जी हो जाएगा। तो पहला केस क्या होता है कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी हो या लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो क्या होगा, अपेरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर होगा, ठीक है ना। अपेरेंट वेट क्या होगा, उसके ट्रू वेट के बराबर होगा। नहीं कि इसमें क्या होगा, लिफ्ट में बॉडी के वेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया बात को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फिर शून्य कब होगा। तो अब यहाँ पे, अब सेकेंड केस की हम बात करेंगे। अगर इसी में सेकेंड केस की बात करेंगे, अगर वो अपवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, अपवर्ड जा रहा है, और उसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं क्या, ए है। क्या है वो, ए है। तो क्या होगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ आर लगा, नीचे की तरफ एम जी लगा, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा होगा, बताइए, एम ए ऊपर की तरफ लगा होगा, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स, तो आर माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, एम जी प्लस ए। यहाँ पे क्या होगा, जो अपेरेंट वेट है वो क्या होगा, वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, अपेरेंट वेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब ऊपर जा रहा हो। फिर से देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, तो उसका जो अपेरेंट वेट होगा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, वो बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है दुगुना कब हो जाएगा, तो ए बराबर जब जी हो जाए। ए बराबर क्या होगा, जब जी है। तो कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड तुरंत से ऊपर जाते समय शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, ये दोगुना हो जाएगा। आर बराबर 2 एम जी हो जाएगा। क्यों, अगर जी प्लस जी बराबर हो जाए, क्योंकि 9.8 बोल रहा है, ठीक है, तो वो 2 एम जी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर आपका लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन द्वारा नीचे की तरफ जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है, तो क्या होगा, फ्रीवर्ड डायग्राम, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आर लगेगा, और नीचे की तरफ रिजल्टेंट एम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये एम जी माइनस आर हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि अब एम जी ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आर तो कम हो जाएगा। एम जी माइनस आर बराबर क्या होगा, एम ए होगा। तो आर बराबर क्या होगा, एम जी माइनस ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट वेट क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जी माइनस ए हो जाएगा, पहले जी प्लस ए हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट वेट घटता है। तो उस लिफ्ट में जो बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो अपेरेंट वेट है, क्या होता है, वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके। अब कह रहे हैं शून्य कब होगा, जब यही जी और ए बराबर हो जाए, यानी कि ए अगर 9.8 हो जाए, यानी कि ए अगर जी के बराबर हो जाए, यही ए क्या हो जाए, जी के बराबर, जगह जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, आर बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि लिफ्ट के 9.8 मीटर से तुरंत से नीचे आते समय क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अब एक चौथा केस क्या होता है कि अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लगे, अगर क्या होगा बताओ, लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, वो ए बराबर जी हो जाएगा, क्योंकि अब सब लोग जी के नीचे से जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, नीचे की तरफ में क्या पड़े, एम इंटू जी माइनस ए, जैसे बराबर होगा तो एम इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए के बराबर जी हो जाएगा। तो आर बराबर जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस कब होगा, जब लिफ्ट जो होगा फ्रीली फॉल करेगा। क्या होगा, वो फ्रीली फॉल करेगा, ठीक है। तब क्या होगा, वो वेटलेसनेस फील करेगा, ठीक है ना, यानी कि शून्य, भारहीनता उसको बोलते हैं।
या नहीं तो सेम एक्सेलरेशन के साथ होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस बात करेंगे क्या, हाँ, कि एक एक केस और आता है, पांचवा केस की हम बात करेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका जो ए है ना वो जी से ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए वो? जी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना? और सॉरी, वो ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, तब क्या होगा बताइए? तो हम क्या पढ़े, एम बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, एम जी माइनस ए। जैसे ही ए बड़ा होगा तो क्या होगा, आर माइनस में आ जाएगा। तब क्या होगा, उसका जो बॉडी होगा लिफ्ट में, लिफ्ट के अंदर चाहे हम खड़े हों चाहे कोई भी बॉडी हो, वो क्या होगा, लिफ्ट के सीलिंग से छत से क्या होगा, वो टकरा जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम अपने डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।